दोस्तों, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आप सबसे यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। 2 गज दूरी, मास्क बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं, रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। अखाड़ा में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में देसी बमों पर दिखाए गए न्यूज़ 18 के स्टिंग ऑपरेशन ब्लास्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। चुनाव आयोग ने न्यूज़ 18 के ऑपरेशन ब्लास्ट को संज्ञान में ले लिया है। उसके बाद चुनाव आयोग ने न्यूज़ 18 की स्टिंग का संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने उप चुनाव आयुक्त संदीप जैन को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बंगाल में बन रहे अवैध देसी बमों के मामले को गहनता से उसकी जांच की जाए। न्यूज़ 18 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन ब्लास्ट में दिखाया था कि कैसे बंगाल चुनाव में देसी बम बनाने के अवैध कारखाने खुलेआम चल रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम बमों के एक अवैध कारखाने पहुंची थी, जहां देसी बम बना रहे लोगों ने बताया कि चुनाव या दंगों के वक्त उनके पास बमों के ऑर्डर आने लगते हैं। हमारे चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसमें बंगाल में बम बनाने का कारोबार अभी भी जारी है। हिंसा तो होती है और वो ठेका देते हैं वही लोग, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग। तो ये स्टिंग ऑपरेशन है, इस पे क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? मुझे पता लगा है कि वहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस ने कोई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके इसकी जांच कर रहे हैं। इस मामले में मुझे नहीं पता वो आपके स्टिंग की जांच कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पर कर रहे हैं जी। लेकिन हमारा जो स्टिंग है सर, उसमें ये दिखाया गया कि बम बनाया जा रहा है और वो ठेका दिया जाता है। हमारे ये आपने बहुत अभी दोपहर को आपने ये बात लिख के भेजी, शिफाली जी से बात की, मैंने सुदीप जी को कहा है कि इसमें और गहनता से जाके चेक करें। क्या आप न्यूज़ 18 इंडिया का जो स्टिंग है उसको भी चाहेंगे कि वो आपके पास लाया जाए, आपके मीडिया विभाग के पास? जो अगर मीडिया विभाग उसकी ऑथेंटिसिटी स्टिंग की एस्टेब्लिश कर लेता है तो चाहे वो न्यूज़ 18 का हो या किसी भी चैनल का हो, उसकी जांच की जाएगी। तो वहां सुनील अरोड़ा जी ने कहा, अभी नीरज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से, अमित भी बंगाल से हैं, पुरुलिया में हैं शायद अभी भी, वहां पर भी गर्मी है, यहां पर भी गर्मी है। राजनीतिक गर्मी में ये जो बमों का अंबार है, इसको क्या चुनाव आयोग सीरियसली संज्ञान में ले रहा है? न्यूज़ 18 इंडिया के ऑपरेशन ब्लास्ट ने तो सनसनी मचा दी है, कई जगह पॉलिटिकल घमासान भी शुरू हो गए हैं नीरज, लेकिन क्या चुनाव आयोग जो है इसको गहनता से संज्ञान में लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोल को और सख्त करेगा? देखिए, मुख्य चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर निर्देश दे दिया है सुदीप जैन को, जो कि बंगाल के प्रभारी हैं और चुनाव आयोग के अंदर उप चुनाव आयुक्त हैं। उन्हें कहा है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच करें। और पहला जो सवाल था आनंद, वो मालदा से जुड़ा जिक्र किया था मुख्य चुनाव आयुक्त ने। वो मालदा में इस तरह की कोई खबर आई थी, इस तरह का मामला आया था, उसमें जिले स्तर पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया। इस मामले में सुदीप जैन ने अब तक क्या किया है, इस बारे में अब तक हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ पता चल पाएगा कि सुनील अरोड़ा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके निर्देश के बाद सुदीप जैन ने क्या रिपोर्ट मंगाई है स्थानीय प्रशासन से। क्योंकि ये बैरकपुर का मामला है जो हमने स्टिंग दिखाया ऑपरेशन ब्लास्ट के तहत, उसमें तमाम रिपोर्ट आने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो चुनाव आयोग जो है अपने मीडिया विभाग के माध्यम से स्टिंग के वीडियो को भी मंगाएगा। वीडियो क्या वहाँ से वो मंगाता है, खुद अपना रिकॉर्ड करता है, या फिर हम लोगों से मांगता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ करता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह साफ किया कि इस तरह के तमाम जो मामले होते हैं उस पर अगर संज्ञान में आता है चुनाव आयोग के, तो वो कार्रवाई करता है। और इसीलिए इस मामले में भी सुदीप जैन को आदेश दिया उन्होंने कि गहनता से चेक करे कि क्या है पूरा मामला। नीरज आप बने रहिए, अमित सिंह से भी पूछेंगे, लेकिन वहां पर जो ऑपरेशन ब्लास्ट में तो खुलासा ये हुआ, सबसे बड़ी बात ये थी और डराने वाली बात भी थी, चिंता का विषय भी यही था कि कहीं ना कहीं इन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, संरक्षण मिल रहा है। पुलिस को, प्रशासन को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। और कुछ लोग तो इतना तक कह बैठे हमको यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर
कि भाई पुलिस की गाड़ी हमें बिठाकर खुद ही ले जाती है। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आनंद। तो ग्राउंड पर क्या इसका रिएक्शन रहा है? पुलिस प्रशासन क्या सख्ती करेगा? क्या चुनाव आयोग पुलिस प्रशासन से पूछेगा कि ये लोग खुलेआम यहां पर कारखाने कैसे खोलकर बम बना रहे हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पे पूछेगा आनंद, क्योंकि जिस तरीके से ये डर पॉलिटिक्स, फियर पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, और वो उसी वजह से जो है फियर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बम की फैक्ट्रियाँ चलाई जाती है, जो हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया कि श्याम नगर जो कि बैरकपुर के पास है, वहाँ पर बम फैक्ट्री किस तरीके से चल रही है। और उसके बाद सीपीएम के लीडर, कांग्रेस के लीडर, बीजेपी के लीडर लगातार डिमांड कर रहे थे कि वो चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, और आखिरकार चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। और यहां तक कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा ने साफ तरीके से कहा है कि वो सुदीप जैन से बात करेंगे और उनसे जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। और जिस तरीके से हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया है कि जो वहां के जो लोकल जो बॉम्ब मेकर हैं या जो गुंडे हैं जो ये बॉम्ब बना रहे हैं इस फियर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, वो साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि उन्हें संरक्षण यहाँ पर मिल रहा है और वो कहीं भी बम को फेंक देते हैं। ये लोगों में डर को बढ़ाने के लिए, ताकि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पर ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर हम बात तो करें है, लेकिन मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े नीरज, एक बात है कि चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है, क्योंकि उनकी निगरानी में अगर फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष और एकदम खुलेआम निडर इलेक्शंस होने हैं तो फिर ये बम बंगाल नहीं हो सकता। बिल्कुल आनंद, इस तरह से नहीं हो सकता। और क्योंकि यूपी और बिहार में जिस तरह से हाल के वर्षों में चुनावी हिंसा कम हुई है, उसके बाद बंगाल एक ऐसा प्रदेश बचता है। और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वो तमाम चुनावों को सामान्य तौर पे नहीं देखते, हर चुनाव को सामान्य तौर पे नहीं देखते। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं 8 चरणों में चुनाव कराने का जो फैसला था बंगाल में, वो कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर चुनाव आयोग ने लिया है। अब क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह के स्टिंग, इस तरह के मामले जब चुनाव आयोग के संज्ञान में आते हैं और ये आ चुका है न्यूज 18 इंडिया का मामला, तो इसके बाद उन्होंने आदेश तो दे दिया है सुदीप जैन को। अब देखना होगा कि सुदीप जैन ने अब तक इस पूरे मामले में आगे क्या किया है। लेकिन इस मामले चुनाव को एकदम निष्पक्ष और निडर कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, चुनाव आयोग की है। हमने तो सत्य वहां रख दिया, साक्ष्य भी रख दिया, पूरी तरह से स्टिंग ऑपरेशन कर ऑपरेशन ब्लास्ट में सब कुछ खुलासा कर दिया कि कौन क्या कर रहा है, कहां कर रहा है और किसके संरक्षण में कर रहा है। अब इसके बाद अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं करता या इसको संज्ञान में नहीं लेता, फिर जिम्मेदारी उनकी होगी कि अगर वहां पर हिंसा भड़की, बम बंगाल हो गया, तो फिर जवाबदारी किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी। क्योंकि कहते हैं कि बंगाल में जब जब चुनाव होता है तब तब खून की नदियां बहती है। बंगाल में चुनाव में हिंसा उफान पर पहुंच जाता है और चुनाव के मौसम में बमों के धमाके गूंजते रहते हैं। हकीकत में बमों के धमाके गूंजने शुरू भी हो गए हैं। हर दूसरे दिन बंगाल के अलग अलग इलाकों में देसी बम बरामद भी किए जा रहे हैं। बंगाल के इस रक्त चरित्र की एक खौफनाक तस्वीर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। यह है ऑपरेशन ब्लास्ट। न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जान जोखिम में डालकर आज आपको पश्चिम बंगाल में चल रही अवैध बमों की फैक्ट्रियां दिखाने जा रही है। खुफिया कैमरे में बम बनते हुए आप देखेंगे, उनका रेट सुनेंगे, कौन सा बम कितने लोगों की जान ले सकता है यह भी सुनेंगे। हम फिर बता दें, इस स्टिंग ऑपरेशन को करने का मकसद बमों के इन सौदागरों का पर्दाफाश करना है, ताकि चुनाव आयोग और सरकार वक्त रहते चुनाव में खून खराबा रोक सके और इन अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल सके। आइए चलते हैं बैरकपुर के श्याम नगर इलाके में और वहां के एक जंगल में, देखिए क्या होता है। हमारी खुफिया टीम को जानकारी मिली थी कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में धड़ल्ले से बम बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस गैर कानूनी कारोबार के शातिर खिलाड़ियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। काफी मशक्कत के बाद कोलकाता से कुछ दूर श्यामनगर इलाके में हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मुलाकात
एक ऐसे बम माफिया से हुई जो पिछले काफी वक्त से इस गोरख धंधे से जुड़ा हुआ है। हमारी टीम को श्यामनगर रेलवे स्टेशन आने के लिए कहा गया। वहां हमारी मुलाकात बम माफिया के एक गुर्गे से हुई। बंगाल में फैले बम माफिया के नेटवर्क को बेनकाब करने के इरादे से निकली हमारी टीम उस गुर्गे के साथ एक अनजान सफर पर निकल पड़ी। लंबा सफर तय करने के बाद बम माफिया का गुर्गा हमारी टीम को एक जंगल के अंदर ले गया। वहां पहुंचते ही हमारी टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि घने जंगल के बीच हमारी टीम बमबाजों की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में खड़ी थी। और वहां एक दो नहीं बल्कि कई बमबाज देसी बम बनाने में जुटे हुए थे। ये क्या हो रहा है अभी? ये हमारा बोमा बनाते थे। बम? हाँ। क्या बना रहे हैं? बोमा बोमा बम? हाँ। किसके लिए बना रहे हैं? ये পার্টি अभी जो আসছে আমাদের পার্টি আসছে ওদের জন্য আমরা মাল বোমা বানাচ্ছি। तो कहाँ के लिए ऑर्डर मिला है ये? এইটা তো অনেক দূরে দূরে অর্ডার হয়েছে। বীরভূমে আছে, তোমার বাঁকুড়া, নন্দীগ্রাম, তোমার এইদিকে কলকাতা, দমদম। इस शातिर से बात करते हुए हमें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ये शख्स इस गैर कानूनी खेल का पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी है, और किसी को शक ना हो इसलिए इस शातिर ने अपने धंधे को चलाने के लिए कुछ कोड वर्ड भी रखे हुए हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग? क्या इस्तेमाल करते हैं? এটা স্যার আমাদের হলো বাঙালতে বলা যায় এটা লাল মশলা আর সাদা মশলা। বাঙালি আমাদের বলা যায় লাল মশলা সাদা মশলা। এটা মিলিয়ে আমরা মিশিয়ে দুটো বানাই। तो ये कितना ऑर्डर मिला है आपको? এটা স্যার আমাদের অর্ডার আছে ম্যাক্সিমাম ধরে নিন আমাদের 5000 মতন অর্ডার হয়েছে। 5000 का ऑर्डर मिला है? हाँ सर। तो ये क्या इलेक्शन के दौरान ही ऑर्डर मिलता है या साल भर आपका लोग का काम चलता है? नहीं सर, আমাদের এটা বছরে ইলেকশনে পড়লে চাই কোনো জায়গা দঙ্গা ফঙ্গা হলে আমাদের অর্ডার আসে। अच्छा, मतलब इलेक्शन के दौरान भी, इसके अलावा अगर कहीं कोई दंगा कराना होता तो भी? हाँ सर, हाँ सर। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है वैसे वैसे बम माफिया का गैर कानूनी कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। मौत के इस कारोबार के धंधे की हर हकीकत को जानने के लिए हमारी टीम ने इस शातिर से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया तो हमारी टीम के सामने मौत के इस हथियार का रेट कार्ड भी आ गया। कितना लगभग अगर हमको ऑर्डर देना हो, मान लीजिए 100 पीस का, तो कितना खर्चा आएगा? 100 পিস খরচা পড়ে যাবে আপনার 2000 ধরে। যদি আপনারা জিনিসপত্র দিন, মানে জিনিসপত্র যদি আপনারা দিন। मैं समझा नहीं। हिंदी में बोल रहे हैं इसे सर जी। আমাদের যদি আপনারা এই জিনিসপত্র দিলে, मतलब अगर हम सामान देंगे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, তো আপনাদের কম পড়বে। যদি আপনারা এই জিনিসপত্র না দেন अच्छा, তাহলে একটা মালে 2000 টাকা পড়বে। মানে এইটা একটা বানাতে গেলে 2000 টাকা পড়ে। 2000 का एक बम? 2000 रुपए का एक बम। बम माफिया के शातिर खिलाड़ियों ने अपने धंधे के लिए 2 रेट कार्ड बनाए हुए हैं। पहला, अगर ऑर्डर देने वाला बम बनाने का सामान देता है तो उससे सिर्फ बम बनाने की कीमत ली जाती है। दूसरा, वो जो सामान ना देने की सूरत, यानी सामान ना देने पर बम के खरीदार से एक बम की कीमत हजारों में वसूली जाती है। तो बहुत महंगा पड़ेगा फिर। আমাদের नुकसान कितना करेगा? আমাদের জীবনে তো রিস্ক আছে, আমরা রিস্ক নিয়ে বানাই সব। कितना नुकसान करेगा? এটা अगर हम भीड़ पे फेंकते हैं
হ্যাঁ বুঝেছি বুঝেছি। ক্ষতি করতে গেলে এটা এরকম আছে জিনিসটা नहीं समझ में आया, हिंदी में बात बोलो यार, हमें नहीं समझ में आता। जैसे बोल रहे हैं सर कि अगर ये 15-20 लोग होले 4-5 जन मर जाएगा। अच्छा। और 10-12 जन घायल हो जाएगा। सुना आपने, इस शख्स के लिए किसी बेगुनाह की जान की कीमत कुछ भी नहीं है, यानी किसी के जीने या मरने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे मौत के इस गोरख धंधे का ये शातिर अपने धंधे से जुड़े राज हमारी टीम के सामने खोलता जा रहा था, हमारी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। ये शातिर न सिर्फ बम बनाते हैं बल्कि उसे खरीदने वालों को फेंकने का तरीका भी बताते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अगर जो करना होता है तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये जो अब है सामान तैयार हो चुका है। अच्छा। এটা নিয়ে আমাকে কি করতে হবে, এরকম ধরে আমাদেরকে যেখানে ফেলতে হবে সেখানে টিপ লাগিয়ে ফেল দিতে হবে। नहीं समझ में आया। मतलब ये जो सामान है सर ये रेडी हो चुका है। अच्छा। अब इसको जैसे मान लीजिए हमको 20 आदमी के भीड़ में फेंकना है तो हमको ऐसे लेके अच्छा फेंक देना है। अच्छा। वो गिरेगा ब्लास्ट हो जाएगा। बम बनाने के गैर कानूनी धंधे का ये शातिर हमारी टीम के सामने अपने धंधे के पोशीदा राज परत दर परत खोलता जा रहा था। अब बारी थी इस गैर कानूनी धंधे के एक और राज को जानने की, यानी बम के सप्लाई रूट का राज जानने की। सवाल हमने किया और इस शातिर ने उसका जवाब भी हमें दे दिया। बनाने के बाद इसको आप कैसे लेके जाते हो, सप्लाई कैसे करते हो? এটা যেরকম ধরুন हम लोग का जैसे डब्बा आता है तो जैसे वो बड़ा बड़ा डब्बा आता है या लड्डू वाला डब्बा आता है, उसमें सजा के अच्छी तरह से बालू देकर पैक कर देते हैं। वो लोग खुद लेके चल जाते हैं। अच्छा। में फट जाए तो जो लेके जाएगा उसके फट जाएगा, मर मतलब आपको कहीं भेजना नहीं होता, वही लोग आते हैं? वो लोग ऑर्डर देते हैं, हम लोग का बनाने का काम है। अच्छा। क्यों जो ले जाते वो तो बता के नहीं ले जाते, इस जगह लेके जाना है भेजने के लिए हम लोग एड्रेस नहीं बताते। वो लोग खुद आते, हम लोग दे देते। इस शातिर बमबाज का ये बयान बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस बेफिक्री से उसने ये बयान दिया था और उसकी जो हकीकत हमारे सामने थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि इस जाने न कितने और ऐसे शातिरों का ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल था कि आखिर पश्चिम बंगाल में बमबाजी की इतनी वारदात होने के बावजूद ऐसे शातिर पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? अब इस शातिर ने हमारे सवाल का जो जवाब दिया उसे भी आप सुन लीजिए। इतने जंगल में आप लोग बनाते हो तो कहीं कभी पुलिस वालों ने छापा उपा डाला या कहीं पता चल गया, कभी ऐसा हुआ? छापा पड़ने से क्या होता है, इधर में जो लोग का वो लोग बोल के छुड़ा देते हैं। अच्छा। तो कोई मतलब डरने वाली बात नहीं? नहीं डरने वाली बात नहीं, बस वो पकड़ाने की डर नहीं है। हाँ। ये जो हम लोग बनाते वक्त अगर ब्लास्ट हो जाए या आग लग जाए गरम से तो हम लोग का जान जा सकता है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में देसी बम बनाने की ऐसी कई गैर कानूनी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं जब ये स्टिंग हो रहा था और जब हम आपको ये स्टिंग दिखा रहे थे, इसी में पिछले 24-48 घंटों में कम से कम 2 या 3 जगह से ऐसी वारदातें हुई हैं। एक जगह जहां बारकपुर में अर्जुन सिंह के घर के पास वहां बम फेंके गए, दूसरी जगह वहां पर कम से कम 12-15 जगहों पर ऐसे छोटी छोटी वारदातें हुई गई और वहां पर एक छोटा बच्चा, एक वृद्ध महिला समेत 3 या 4 जन वहां पर घायल हुए हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये मुर्शिदाबाद में है, एक पूरा जार मिला है, उस जार के अंदर भर के बम है और उसको दबा के छुपाया गया था, ये बरामद हुआ है। पिछले अगर 2-3 हफ्ते पहले की बात बताऊं तो कम से कम एक साथ 200 बम मिले थे जब पुलिस ने छापेमारी की थी। फुरफुरा शरीफ में भी, वहां पर भी एक घर के पीछे बम बनाने का पूरा सामान, असला, सब कुछ मिला था। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इसको क्यों
बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बातें दिल दहला देती हैं, कोई व्यक्ति वहां बैठकर कहता है मेरा काम बम बनाना है, जिसने ऑर्डर दिया है, जो बम चला रहा है वो आगे का देखे, कोई मरता है तो मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये कैसे नॉर्मल हो सकता है? बंगाल में क्या ये आम है? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये खुद पुष्टि कर रहा है, बम बनाने वाला शख्स खुद ही पुष्टि कर रहा है कि ये आम बात है। जो बम की फैक्ट्री है वो केवल श्यामनगर में ही नहीं चला, ये केवल ट्रेलर है। और इस श्यामनगर के अलावा उस जो बम बनाने वाला शख्स है वो खुद ही बता रहा है कि झाड़ग्राम, बांकुड़ा और तमाम दूसरी जगहों, बसीरहाट, उन जगहों पर इस तरीके से बम बनाए जा रहे हैं और लगातार बनाया जा रहा है। और उसे डर किस बात का है? उसने साफ साफ अपने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कहा है कि सब कुछ सबके नज़रों में होती है और इस वजह से उसे कोई डर नहीं, यानी सब कुछ सबके नज़रों में होती है, यानी पुलिस के नज़र में हर चीज़ होती है और कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए, हर कोई हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, चाहे वो बीजेपी के लीडर हो, हर कोई ये आरोप लगाता है कि ये जो है जो बम फैक्ट्री चलती है वो टीएमसी के नेताओं के सिर पर चलती है, ये आरोप लगाया जाता है। अब चुनाव अब देखिए, और खास बात इसमें यह भी है कि जब हमारा स्टिंग ऑपरेशन ऑन ईयर हो रहा था, उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन सिंह, जहां पर ये श्यामनगर की बम फैक्ट्री है, उनके घर के पास बम चलाए जाते हैं, बम फेंके बच जाते हैं। उस वक्त अर्जुन सिंह अपने घर पे मौजूद नहीं थे आनंद, वो कहीं और थे, अपने पार्टी कार्यक्रम में बिजी थे। जैसे उन्हें मालूम चलता है वो भाग के आते हैं अपने घर, लेकिन जब वो पुलिस वालों से बातचीत कर रहे थे तो पुलिस वालों के सामने ही उनके गाड़ी के पास फिर बम फेंके जाते हैं। और इसमें भी देखिए ट्विस्ट, अर्जुन सिंह से कल मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि पुलिस ने अर्जुन सिंह और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया इस पूरे मामले में। तो अंदाजा लगाइए तो कि किस तरीके से जो अपराधी हैं इलाके के, जैसा उस स्टिंग में कहा गया था अमित कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, अब जो कंप्लेंट कर रहा है उसी के खिलाफ केस हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में बेकाबू हो रहे इस चाइना वायरस ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2021 में भारत में केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 40,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 154 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र प्रदेश की है, जहां पिछले 24 घंटों में 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं और इनमें 2,877 अकेले मुंबई से हैं। विवेक गुप्ता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से प्रियंका कांडपाल जुड़ रही हैं। प्रियंका, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 24 घंटों में 22 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं, फिर भी 40,000 से ज्यादा केसेस हैं। सरकार क्या कह रही है, सेंटर, इसका कारण क्या है? जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था कि अब जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती जा रही है, ऐसे में एक ही उपाय है कि वैक्सीनेशन को 18 साल से ऊपर तमाम लोगों के लिए खोल दिया जाए। और ये भी दावा किया कि अगर केंद्र सरकार उनको इसकी इजाजत देती है तो 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेटेड कर देंगे। हालांकि 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 607 मामले दिल्ली में भी सामने आए हैं, जो जनवरी के बाद फिर से एक बार बढ़े हैं। तो ऐसे में दिल्ली में भी ये मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं सीपी में इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर अक्सर जो सिविल डिफेंस की टीम है जो मास्क को लेकर चालान काटती है वो नजर आती है, लेकिन अब पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये देखने को मिल रहा है आनंद की दिल्ली की सड़कों से सिविल डिफेंस की टीम नदारद है, उनके टारगेट्स को कम कर दिया गया है। तो जो सरकार की तरफ से चीजें होनी चाहिए थी अवेयरनेस और मास्क को लेकर या चालान के जरिए लोगों को समझाने की, वो भी अब दिल्ली में कम नजर आ रही है। लेकिन एक वैक्सीन की आपने बात की तो मैं बता दूं कि एक और आंकड़ा है सेंटर की तरफ से कि कम 27 लाख वैक्सीन के डोसेज जो हैं वो जाया हुए हैं, वेस्ट हुए हैं। क्योंकि जब एक वैक्सीन की डोज की बोतल खुलती है उसमें कम से कम 10 डोसेज होते हैं, अगर वो 2 घंटे में उसे खाली करना जरूरी है, तो अगर उसमें से कुछ बच गया तो वो वेस्ट हो गया। ऐसे कम से कम 27 लाख वैक्सीन के डोसेज वेस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से अब कई जगह से ये डिमांड की जा रही है कि आप 18 साल नहीं तो कम से कम 20-25 वर्ष से ऊपर जो भी हो, एक एज ग्रुप बनाइए और सबके लिए वैक्सीनेशन खोल दीजिए, ताकि इस तरह से वैक्सीन वेस्टेज ना हो। वहीं देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने न्यूज़ 18 से खास बात की। उन्होंने मरीजों के बढ़ने के जो लोगों की जो लापरवाही है उसको जिम्मेदार ठहराया।
चौबे जी हमारे साथ हमसे बात करते हैं। सर, एक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से क्या तैयारी केंद्र सरकार ने इस संवेदनशील स्थिति को देखते हुए की है जी? क्या तैयारी केंद्र सरकार ने किया है? पूरी तरह से केंद्र सरकार ने, आपने देखा परसों ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रीगण के साथ इस पर बैठके हुई, सलाह लिए गए, बराबर होती रहे, दर्जनों बार हम लोग मिलते रहे और प्रतिदिन स्वास्थ्य मंत्रालय उन सभी राज्यों के साथ जहां बढ़ रहा है उनके साथ लगातार पल पल उसका ध्यान रखे हुए हैं। हम उसकी रिव्यू कर रहे हैं। हमारे स्तर पर भी, मंत्रालय स्तर पर प्रतिदिन उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है और राज्यों को जो भी एडवाइजरी होना चाहिए, उनको जो भी सहयोग है वो दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। और इसलिए उस पर बारीकी से जो बढ़ रहे हैं उसको, उस चेन को तोड़ने की आवश्यकता है और उस चेन को तोड़ने के लिए हमारे पास बीज मंत्र वही है, उसकी ट्रैकिंग करना, ठीक से ट्रीटमेंट करना ये आवश्यक है और उसका ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और आइसोलेशन करके हम जितना जल्दी उसको ठीक कर पाएंगे। और वैक्सीन हमारा निकल गया, वैक्सीन अधिक से अधिक वैक्सीन का उपयोग भी जिन वर्गों के लिए किया गया है उसको वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ ये आंकड़ा है कि हर वैक्सीन की बोतल में से कम 3 या 4 डोज जो है वो जाया हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक बात और है कि पहले टीकाकरण के बाद 28 दिन की मोहलत के बाद, 28 दिन के गैप के बाद दूसरा वैक्सीन आपको लगेगा, इसके बाद 14 दिन आपको और रुकना है। तो ये जो 42 दिन है, इन 42 दिनों में भी आपको कोरोना हो सकता है। 43वें दिन के बाद ही आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी होगी, ये आप भूलिएगा मत। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना को पर डराने वाली खबर आ रही है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा साल 2021 में सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 58 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटों में 2,877 कोरोना के जो मरीज हैं वो मिले हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। परभनी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू 25 मार्च तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे। नांदेड़ में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने के आदेश दे दिया गया है। धार्मिक स्थल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं नागपुर में पिछले 24 घंटे में करीब 3800 मरीज सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ने पर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने कहा कि कोरोना के टेस्ट और नियम पालन करवाने पर ध्यान नहीं दिया गया, इसकी वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और 23,000 से ज्यादा हाईएस्ट एवर टैली की ओर बढ़ चुका है महाराष्ट्र। इस बारे में क्या कहना चाहिए? पहले दौर में जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा था, अब प्रशासन के अंदर कड़ाई और ढिलाई दोनों हुई है। कड़ाई नहीं है और ढिलाई पाई गई है। पेशेंट को ट्रैक करना, उसको आइसोलेट करना, उसको होम क्वारंटाइन करना या अस्पताल में भर्ती करना, उससे लगा के बिल्डिंग परिसर को सील करना, सैनिटाइज करना, स्थानिक प्रशासन इस मामलों में कहीं ना कहीं चूका है और जिसके कारण ये मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। क्या कहना है प्रशासन का, क्या कहना है सरकार का? मुंबई में भी क्या नाइट कर्फ्यू होगा? नांदेड़, परभनी, अकोला, बहुत सारे जिले हैं, पुणे के आसपास भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आनंद, इस पूरे कोरोना वायरस का जो एपिक सेंटर शुरू से ही पिछले साल भी महाराष्ट्र था, इस साल भी महाराष्ट्र ही है। 25,000 से ज़्यादा एक दिन में मामले आना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। 58 लोगों की मौत एक दिन में हुई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि विदर्भ इलाका जो पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुका है। नागपुर जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे केसेज आ रहे हैं, कल के अगर हम डेटा की बात करें तो 3800 से ज़्यादा मामले और 23 लोगों की मौत। मुंबई 2800 से ज़्यादा मामले, 8 लोगों की मौत। तो प्रशासन और जो बीएमसी के साथ साथ जो लोकल अथॉरिटीज ने पूरी कोशिश की थी कि लॉकडाउन, नागपुर में लॉकडाउन लगा दें, परभनी में लॉकडाउन लगा दें, पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दें। उन्होंने तमाम कोशिशों करने के बावजूद भी जो नंबर है वो कम नहीं हो रहे हैं। अब फैसला ये लिया जा रहा है कि एक बीएमसी ने बाकायदा एक प्रपोजल भेजा है सरकार को कि क्या हम मुंबई में जो बड़े मॉल्स हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बस स्टॉप है या ट्रेनें हैं, वहां पर एंट्री जो होगी सिर्फ और सिर्फ जब नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ कोरोना की लाएंगे तभी लोगों को एंट्री दी जाएगी। ऐसा प्रपोजल बीएमसी ने डाला है, ऐसा नोटिफिकेशन डाला है। हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन पर बीएमसी या फिर जो राज्य सरकार है शाम तक बड़ा फैसला ले ले कि मुंबई के जो मॉल्स हैं उसमें अगर आपको जाना है या घूमने फिरने जाना है मॉल्स के अंदर तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की ले जानी अनिवार्य होगी, या फिर
वहाँ पे एंटीजन टेस्ट कराना होगा, अगर एंटीजन टेस्ट कराएंगे तो उसका खर्चा भी वो खुद करेंगे। जी, तो यानी कि आप लोगों को मॉल में जाने से रोक रहे हैं या फिर कोरोना की जो टेस्टिंग है उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सख्ती प्रशासन को बरतनी चाहिए थी वो सख्ती क्यों नहीं बरती गई? इस तरह की लापरवाही क्यों? कहीं ना कहीं लोगों की निजी जिम्मेदारी भी है, जनता की, आम जनता की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि एक और जहां मुंबई में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं आप देखिए लोग भी कोरोना के खतरे से बिल्कुल बेपरवाह दिख रहे हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों का जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दादर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। लगातार मुंबई के दादर सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आज का नज़ारा भी कुछ ऐसा है। सुबह 8 बजे का समय है और ये सब्जी मंडी का नज़ारा देखिए, आपको हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। लोग यहाँ पे सुबह सुबह सब्जी खरीदने आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि कोरोना चल रहा है और जिस हिसाब से कोरोना के केसेस मुंबई में लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये एक खतरे का संकेत है, जहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। ये पूरा समुद्र दिख रहा है आपको लोगों का, और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा जा रही हैं, ना ही लोगों ने यहाँ मास्क पहना है, ना ही किसी चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। यही नज़ारा हर रोज़ दादर सब्जी मंडी का होता है। मुंबई की सरकार और मुंबई की महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि ये जो दादर मार्केट है, कोरोना के संक्रमण के चलते इसको सुबह का जो मार्केट है उसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। साथ ही साथ महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि इसी तरह अगर कोविड संक्रमण इसी तेज़ी से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द जो है नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया जाएगा। कैमरामैन अयाज अहमद के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। पारस और अयाज, आप सुरक्षित रहें। लिखिए, देखिए लोगों का जो एटीट्यूड है विवेक, वो डराने वाला है। लोगों का एटीट्यूड ये है कि अब वो थोड़ा बेपरवाह हो गए हैं, और अगर लोगों से पूछा जाता है कि आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे, तो एक तरह से थोड़ी दिलेरी दिखाते हैं, थोड़ा सा वो रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं कि तुम पूछने वाले कौन हो, मैं नहीं लगाऊंगा मास्क। उनको लगता है मास्क नहीं लगाना एक स्टाइल हो गया है, मास्क नहीं लगाना अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रांग दिखाने वाली बात है। बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, जब कैमरा आता है तब मास्क लगाते हैं। यार, दाढ़ी पे मास्क लगाने से क्या फायदा? और मुंबई में अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे महाराष्ट्र में यही होगा, और अगर पूरे महाराष्ट्र में केसेस ऐसे बढ़ते रहे तो प्रशासन पर प्रेशर तो बनेगा ही। बिल्कुल शेख आनंद, आपने देखिए ये सिर्फ मास्क लगाने की बात नहीं है, बल्कि जो लोग हैं वो कोरोना वायरस को खतरे को अभी तक समझ नहीं पाए। 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये बीमारी जो है और ये वायरस जो है कितना ज्यादा खतरनाक है। लोगों को लग रहा है कि मास्क लगाना अब अनिवार्य नहीं रह गया, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य नहीं रह गया, सब कुछ खुल चुके हैं तो आराम से लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में कभी भी कोरोना वायरस के मामले कम नहीं होते। इस बार तो जो रेट से जो डेटा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। एक दिन में 25,000, आनंद आप समझिए कि पूरे हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में इतने मामले नहीं आते होंगे, जो सिर्फ महाराष्ट्र में 25,000 मामले कोरोना वायरस के आ रहे हैं। 58 लोगों की मौतें हो रही हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो खुद डरावने वाले आंकड़े हैं, लेकिन लोगों को ये अपनी जिम्मेदारी ये जो सुपर स्प्रेडर्स, ये महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं हर इलाके में कुछ सुपर स्प्रेडर्स आ चुके हैं, जिनकी वजह से इतनी तेजी से फैल रहा है। इन सुपर स्प्रेडर्स को आइडेंटिफाई कर आइसोलेट क्यों नहीं किया जा रहा, ये एक सवाल बनता है, और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 607 कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से एक आदमी की मौत भी हुई है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजधानी में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आने वाले लोगों की जांच भी की जा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने की इजाजत देने के लिए केंद्र सरकार से अपील भी की है। एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन एलिजिबल नहीं है, कि 18 साल से कम आयु वाले एलिजिबल नहीं है, और ये एलिजिबल नहीं है जिनके अंदर ये मेडिकल कंडीशंस है। बाकी सबके लिए हमें खोल देनी चाहिए वैक्सीन। अगर हमें वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई मिल जाती है तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। अब वहीं दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद लोग कोरोना के खतरे से बिल्कुल बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। ये एटीट्यूड हर शहर में है, और छोटे छोटे शहरों में भी है, गाँव में भी है। अब दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लोग कोरोना नियमों का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह, और ना तो 2 गज की दूरी और ना ही मास्क, कोई भी नियम का पालन नहीं हो रहा।
अब वहीं कोरोना वैक्सीन पर लोगों के बीच फैल रही अफवाह के पर स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया और वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। हमें निश्चित रूप से जो साइंटिफिक डाटा है उसका विश्लेषण है, उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। आपके माध्यम से हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें। प्रियंका, कहीं ना कहीं अब ये डिमांड हो रहा है कि वैक्सीनेशन को खोल दिया जाए। एक दिन में 22 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुए हैं पूरे देश भर में, तो अगर उसके मुकाबले अगर कोरोना के केसेस को देखा जाए तो रेशियो बहुत छोटा है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही, यही बात जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि वैक्सीनेशन को सभी के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो उस एज कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो हर कोई अपने आप को सेफ रखना चाहता है 2 डोजेस के बाद, जो कि चांसेस हैं कि एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में बन भी जाएंगी। ये एक मांग है जो ना सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि डॉक्टर्स भी जो तमाम है वो भी ये कह रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से जो ढिलाई हो रही है उस पर भी काम करने की जरूरत है, चाहे वो कहीं ना कहीं एक फटीग जैसा आ गया है लोगों में कि वो अपनी जीविका में वापस जुड़ना चाहते हैं, और फिर जो रोजमर्रा की जिंदगी पिछले साल ठप हो गई थी उसका जमकर विरोध करते हुए एक एटीट्यूड जैसा आ गया है। लेकिन लापरवाही तब बरतने से कोरोना बढ़ेगा जब तक वैक्सीनेशन के दोनों डोसेस होकर पूरे 42 दिन का प्रकरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक सबको सावधान रहने की जरूरत है। अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्कार।